माननीय अध्यक्ष जी, हाँ देखो ये ना जाओ आपके मित्र हंस रहे हैं, आप सीरियस रहो, इधर से स्पोर्ट है। सर, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस वेरी सीरियस डिस्कशन। मुझे लगता है सर, जो ये 102 में विषय माननीय सदन में लाया गया है, माननीय हर्षवर्धन जी खुद तो लगा के बाहर चले जाते हैं, ये बड़े सीरियस दिखते हैं मुझे। और जिस तरह की डिबेट यहाँ पर चली है उसमें आपने ठीक कहा। वैसे तो जब कल हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, पिछले कल आप ही ने कहा कि ये जो माननीय राज्यपाल साहब का जो अभिभाषण हुआ या पढ़ा गया या समझा गया, उसमें आपने कहा कि आरडीजी जो है वो महत्वपूर्ण विषय है, तो इसमें खुल के बोलो और रखो विषय। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप टाइम बाउंड करना चाहिए। अगर रात के 12 भी बजते हैं तो बजाने चाहिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि प्रदेश के हितों का विषय है। और अगर हम लोग सीरियस हैं तो फिर टाइम नहीं देखना चाहिए। फिर तो हम लोगों को जैसे धर्माणी जी ने अभी 8 बजे तक बढ़ा है, शुरू तो करो भाषण। मैं चल पड़ा, 12 में अब चल पड़ा धीरे धीरे। वो चंबा बड़ा दूर है ना सर, धीरे धीरे अब तो 8 बजे तक। तो ये जो आरडीजी का विषय सर लाए हैं, इसमें सबने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। किसी ने आर्टिकल 275 का जिक्र किया, 280 का भी जिक्र आता है इसमें, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रावधान रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अनुदानों की बात करते हैं तो अनुदान जो है वो कभी भी बंद हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं सर, उसके बाद आप लोग, मैं इतना बड़ा कोई इकोनॉमिक्स नहीं समझते। हम लोग आर्ट्स में भी हम लोगों ने समाजशास्त्र पढ़ा है, उसी में ही डॉक्टरेट है हमारी, इनको समझ नहीं आई अभी तक। पर इसमें हम लोग छोटी सी चीज से, मैं आपको अपने घर से ही बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स अगर घर की खराब हो रही हो तो कैसे ठीक की जाती है। हम लोग 4 भाई 1 बहन हैं। मेरे पिताजी छोटी सी नौकरी करते रहे हैं, मतलब आईपीएच में पाइप फिटर होते थे। और उस टाइम जब मैंने होश संभाला है, मुझे लगता है मैं 6th-7th में था, तो पिताजी जो है वो 1100-1200 इतनी तनख्वाह लेते थे। अब उस टाइम ये फ्री वीज वाला सिस्टम नहीं होता था, ना कोई किताब फ्री की मिलती थी, ना कोई मिड डे मील मिलता था, ना कोई बस्ता मिलता था, ना वर्दी मिलती थी, और ना ही किसी तरह का और विषय। ये जो आप लोग बस्ते बोतलें लटका करके आप फ्री में दे देते हैं, कई बार मैंने देखा। तो पिताजी जो है वो पूरा संघर्ष करते थे और वो कोशिश करते थे कि ये जो आजकल एक शब्द चला हुआ है ना कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, मतलब क्रेडिट और डेबिट को कैसे बराबरी पे लाया जाए, वो शायद उनकी अपनी इकोनॉमिक्स जो है वो काम करती रही होगी। लेकिन 1100 में पूरा होता नहीं था, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते थे। कई बार वो अपनी खेतीबाड़ी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते थे। कई बार उनको लगता था कि यार संडे का या सैटरडे का दिन छुट्टी का है, तो वो पहाड़ में हमारे यहाँ कौड़ है, पतीश है, शुमाक है और धूप का काम होता था उस टाइम, या पोटर का काम भी किया उन्होंने। मैं ये अपने घर से बता रहा हूँ। तो वो मीटअप कर देते थे उन चीजों को कि बैलेंस हो जाए, कि 4 बच्चे मेरे पढ़ भी जाएं और हम सब लोग अच्छी क्वालिफिकेशन लिए। मतलब वो पिताजी की वजह से, मेरे भाई साहब लेक्चरर हैं और भी अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब पढ़े सब लोग। तो मैं तब अब जाकर के ये सोचता हूं कि उन्होंने देखो, वो जब वर्क चार्ज हुए तो 4200 इतनी हुई, तो मैं सीनियर सेकेंडरी में पहुंच पाया। मेरे बड़े भाई इसीलिए कॉलेज में नहीं पढ़ पाए कि उनके पास जो है वो इतनी, मतलब क्वार्टर पे पैसे देने के लिए या ये व्यवस्था करने के लिए नहीं थे। तो भाई साहब ने कहा मैं प्राइवेट पढ़ लूंगा, तो उन्होंने प्राइवेट पढ़ा। तो फिर भी उन्होंने 2 पक्के कमरे भी बनाए और जेईज आते थे, एसडीयूज आते थे। उस टाइम तो रेस्ट हाउसेस थे ही नहीं, पैदल आते थे। तो उनको, उनके साथ अच्छा भोजन हो, वो ठीक से भोजन करें, वो भी मेंटेन रहे सारा कुछ। तो ये सारा एनवायरनमेंट जो है वो एक व्यक्ति इतना मेंटेन करता था कि समाज में भी अपनी पूरी हाजिरी, किसी तरह का कोई कर्ज भी नहीं, और साथ ही साथ पूरा संघर्ष भी। अब यहाँ जो प्रदेश की विडंबना है, मैं जो देखता हूं, यहाँ तो कभी कहा गया कि हमें 17,000 करोड़ मिला, किसी ने कहा कि हमारे टाइम में 17,000 करोड़ मिला। अब जो है वो हमने 30,000 करोड़ का कर्जा इसीलिए ले लिया कि हम लोग जो है वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, या जो हमने चुनावों में भाषण दिए थे उनको पूरा करने के लिए किए। तो इसमें किसी का दोष है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि 2047 में, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होना है। उसके लिए क्या करना है वो उनको पता है, कहाँ रेल पहुंचनी चाहिए,
कहाँ एम्स खुलना चाहिए, कहाँ आपका मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज खुलना चाहिए, कहाँ IIM खुलना चाहिए, कहाँ आपकी 4 लेन बननी है, कहाँ 6 लेन बननी है, कहाँ एक्सप्रेस वे बनना है, कहाँ क्या होना है। अब इसमें हम लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा, जो प्रदेशों में बैठे हुए लोग। अब जब हमारी विधायक निधि बंद कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लोग यहां जोर से नहीं बोल पा रहे, लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अन्य साथियों ने भी कहा, लेकिन इस चीज को वो हमारे दर्द को नहीं समझते कि हम भी जब गांव में जाते हैं तो लोग हमसे कल्पना करते हैं, उम्मीद करते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार मेरा टंगा बरसात में गिरा था, तुम्हारी सरकार है नहीं, डीसी के पास फंड नहीं है, ना बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा आ रहा, ना एसडीपी का पैसा आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो जो तथाकथित जो प्रभावशाली लोग हैं वो ले रहे हैं, तो लोग कहां जाएं, वो कहां फरियाद करें। ऊपर से जो आपने ये बीपीएल वाला जो फंडा शुरू किया, जो IRDP और बीपीएल की सर्वे शुरू कर दिया जी, खामखा का गरीबों पे सर, वो मैंने उस दिन MLA प्रायोरिटी में भी कहा, ये भी सर एक तरह का इनकम का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 80 रुपए खर्च कर रहे हैं वो। और जो मान लो मेरे टेपा से चलता है या अपने झज्जर कोठी सनवाल से चलता है, वो इनकम का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1000 रुपया उसका और खर्च हो रहा है। मतलब मैं ये छोटे से बेसिक इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं इनको। तो जहां हम ठीक कर सकते, अब एक नई और सिस्टम इन्होंने खड़ा कर दिया, फूड एंड सप्लाई विभाग में बोला अब वो OTP नहीं जाएगा, अब जो है वो इन्होंने फेस डिडक्शन करेंगे कि पता नहीं क्या है ना, ऐसी कोई मशीन लाए। अब आप देखो झोल कितना कर रहे हैं, मशीनें इतनी खरीद रहे हैं। ये आप मेडिकल हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, बड़े बड़े आपके जैसे ये कह रहे थे विक्रमादित्य सिंह जी भी, मैं आपके साथ हूं, हमारा पूरा दल आपके साथ है, लेकिन आप 28-28 लाख की, 1-1 करोड़ की, 14-14 करोड़ की मशीनें ले रहे हैं, उनको ऑपरेट करने वाला बंदा कोई नहीं है। उसमें बीच का झोल क्या है, क्या दुनिया को नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है बीच में। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, या तो हम लोग अपनी कथनी करने पे ठीक डटे नहीं हैं, या हम लोग जो है वो सच्चाई में यहां पर अपना रोल और स्टेटस जो है वो सही तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग वी आर परफॉर्मिंग रोल अकॉर्डिंग टू नीड एंड सिचुएशन राइट नाउ। ये यहां पर खड़े हो जाते हैं हम लोग, इधर से भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उससे ये उम्मीद होती है कि भाई आप जो है वो काम शुरू करेंगे। अब मेरे को तो RDG नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पिछले 3 सालों में मेरा तो नया कोई पत्थर लगा ही नहीं, मुझे क्या RDG से मतलब है। जो मुलाजिम है उनको तनख्वाह मिल रही है। 2-2.5 लाख लोगों के लिए हमने 75 लाख लोगों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। ये तो हमने चर्चा करी ही नहीं। तो सोचने का विषय तो ये है। अब उसमें नहीं बोलते, वो फिर वोट बैंक आ जाता है। हमें तो नहीं पड़ता फर्क सर, हम तो आए हैं जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए। जिस दिन BPL वाले सफर हुए उस दिन भी कहा आपका जो HP बोर्ड है वो खत्म हो जाएगा। आपने ये जो CBS वाला झुंझुना पकड़ा है ना, CBSE क्या है उसमें? आप जो है वो अपना करिकुलम ठीक कर लेते, आप जो है वो इक्वलेंसी टाइप की वो करवा लेते। 25 करोड़ का नुकसान आपका इस बार हो गया, 25 करोड़ का HP बोर्ड का। क्या करेंगे आप कह रहे हैं कि हम चीजें जो है वो ठीक कर रहे हैं। हाइड्रो पावर में 27,000 मेगावाट का पोटेंशियल जो है वो आंका गया है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 4 हाइड्रो पावर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए। अभी एक हाइड्रो पावर सही कोटि फर्स्ट, सही कोटि सेकंड का माननीय मुख्यमंत्री जी भी करके गए। मैं उनको कह रहा हूं तुमसे अगर लैंड एक्वायर नहीं होती है तो हमें इन्वॉल्व करो। वो इसीलिए नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वो शायद उसमें पता नहीं उसका क्या, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा क्या इंटरेस्ट होना जी? हमारा इंटरेस्ट इतना है कि वहां अगर मान लो 10 मेगावाट का, 50 मेगावाट का, 33 मेगावाट का वो हाइड्रो पावर लग जाता है तो हमारे 100 बच्चे, 200 बच्चे, 400 बच्चे सर वहां एडजस्ट हो जाएंगे। नेशनल हाईवे 4 लेन अगर आपका हमारा द्रमण से बाया चुवाड़ी जोत होता हुआ, पांगी से होता हुआ, ये तीसा से होता हुआ पांगी निकल जाता है तो सर उसमें भी तो हमारे बच्चे एंगेज हो जाएंगे, टूरिज्म को नए पंख लग जाएंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, मेरा ये निवेदन है कि हम लोग भाषणों के लिए भाषण दे सकते हैं। मैं सभी को सुन रहा था, किसी को इंगित नहीं करूंगा, लेकिन पठानिया जी पर जरूर मैं कटाक्ष करूंगा। इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी और बड़े बेहतर तरीके से पढ़ी होगी, लेकिन जिसका विरोध हमारे कुछ साथियों ने किया कि भाई इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति पर। ठीक है, अब यहां पर जो है वो अंग्रेजी कौन नहीं बोल सकता? बोलेंगे अंग्रेजी जिन्होंने पढ़ा हुआ। हिंदी कौन नहीं शुद्ध बोल सकता? शुद्धता का परिचय भी यहां दिया जा सकता है।
लेकिन जिस भाषा को जो है वो हम हिमाचलियों को समझा सकते हैं वही भाषा बोलनी चाहिए। अब यहां पर हमारे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, खामखा की लाइबिलिटी बने हुए हैं आपके, इसीलिए नहीं 60-58 के बाद जो है बंदा रिटायर कर दिया जाता। मैं आपको किसी और को नहीं बोल रहा हूं, पॉलिटिशियन को, चाचा जी अन्यथा ना लें इस बात को। लेकिन मेरा यह निवेदन है, जब मेरा खुद का दिमाग खुद काम करना बंद कर दे, जब उसी सीट पर बैठ करके मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर मैं रिटायर होने के बाद कैसे परफॉर्म कर रहा हूं? यह कैसे पॉसिबल है? ये कोई नहीं बोलता। अच्छा, उनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, आप लोग पेंशन भी दे रहे हैं, ये बड़ा अन्याय है इस प्रदेश के साथ। हमें जो है वो, अगर सच में यहां पर हिमाचल को खड़ा, ग्रांटें अनुदान, देखो भिखारियों की तरह कभी किसी को कटोरा खड़ा करना ही नहीं चाहिए। अगर हम परमार साहब की दुहाई दे रहे हैं, भाई एस परमार साहब की, उसके बाद आदरणीय रामलाल जी हुए, आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हुए, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल साहब हुए, शांता कुमार जी हुए, जयराम जी हैं, यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। इतिहास तो सबको याद करता है और सबको याद करेगा। इंदिरा जी गई पांगी में, पांगी जो है वो हमारा बड़ा रिमोट एरिया है, अनुराधा जी समझती है इस बात को, डॉक्टर जनकराज जी यहीं पे हैं। पांगी के लोग जो हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव उस तरह से नहीं रखते। वो कहते हैं कि हम तो भाई वो चीजें जो है वो खाते थे, परोसी जाती थी हमें, जो शायद आज व्यक्ति सोच नहीं सकता। लोगों में गुण लगते हैं सर। और हिमाचल छोटी सी स्टेट है। जब राणा जी कह रहे थे, राणा जी सर बड़ा ऑथेंटिक बोल रहे थे, और मैंने आपसे गुहार भी की कि इनको जो है वो लास्ट में जो है वो करने दो अपना पूरा जो भाषण देना। लोग तो यहाँ खामखा भी बोल रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे यह निवेदन है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इतना पोटेंशियल है कि आज भी लोग जो है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के नाम पर पिछले एक डेढ़ साल से वेटिंग में है कि हमारी शायद क्लियरेंस आज होगी, कल होगी। यहाँ 80 जत्थेदार बने हुए कि तुमने जो है वो उससे फोन नहीं करवाया, वहां नहीं किया, हम खुद उसके गवाह हैं। कई लोग हमारे पास आए कि तुम्हारे यहाँ 2.5 रुपए 6 रुपए बिजली दे रहे इंडस्ट्री वालों को, वहां जम्मू कश्मीर वाले आपके 2.5 रुपए 3 रुपए में जो है वो इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, जमीनें बड़ी उपलब्धता में दे रहे, क्यों आएंगे आपके पास लोग? हाइड्रो में हम काम नहीं करना चाहते, इंडस्ट्री में हम काम नहीं करना चाहते, टूरिज्म में काम नहीं करना चाहते, और एजुकेशन में भी पोटेंशियल है यहाँ। तो अगर अच्छी सी यूनिवर्सिटी को बढ़िया तरीके से, अब कोटा में क्या है, आप सिर्फ गर्मी है वहां पर, और वो भी उस तरह का पोटेंशियल भी यहां पर निकाला जा सकता है। आयुर्वेदा में आयुर्वेद मिनिस्टर साहब है नहीं यहां पर, उनका तो इतना बुरा हाल है कि खामखा की मिनिस्ट्री उनको दी गई है। स्पोर्ट्स में तो उनका बड़ा ही बुरा हाल है। मैं रियलिटी बताऊं, पिछले जब से वो मंत्री बने हैं, धर्माणी साहब नाराज ना हो इसमें, लेकिन गोमा साहब हमारे मित्र हैं, हम साथ जीते थे, जब वो मंत्री बने हमें भी लगा कि एक आध ग्राउंड हमें भी मिलेगा, लेकिन यहां ऐसी बंदरमाट हुई पड़ी है। सर मैं ये माफी चाहता हूं इन शब्द के लिए, लेकिन मेरा ये आपसे ये निवेदन है, मेरा ये करबद्ध जो है वो आपसे ये प्रार्थना है, हमारी कुंठा है सर, जब दूसरे लोग हिमाचलियों पे इस तरह के कमेंट करते हैं कि तुम्हारे हालात ऐसे हो गए कि तुम दिवालिया होने पे आ गए हो, तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे स्टेटहुड को भी खतरा हो गया, क्या पता भारत सरकार आपके साथ ये भी कर दे। वो हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं तब वो कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ मेरा आपसे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये इधर बैठे हुए लोगों से, देखो आप जहां बोलोगे चल पड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? स्टेट इंटरेस्ट में कोई कहीं भी चल सकता है, लेकिन आरडीजी के लिए नहीं। हम कहेंगे उनको, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई आप जो है वो आरडीजी नाम बदलो, कुछ और करो, अनुशंसा करें, वो संस्तुति दें, कुछ और तरह का मद जो है वो आपके लिए जनरेट करें, लेकिन हमें एक्चुअल सही फैक्चुअल पोजीशन वहां रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे हालात सुधरेंगे। हिमाचल में तो हमारे जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं सर, जैसे एसपीओ वाला विषय है सर, वो बेचारे 25-25 सालों से यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो अभी वहां पर नए अधिकारी गए, उन्होंने जो है वो उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। जिसकी इनकम 6-7 हजार की, अगर उसका खर्चा जो है वो 5-6 हजार किराए में ही चला जाएगा, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा सर? ऐसे ही जो ये सीबीएसई लागू करी आपने, जिन जिन स्कूलों को अडॉप्ट किया गया, वहां पर उन टीचरों की जो है वो आपकी वो भी खत्म हो रही है, क्या कहते हैं उसको सर, नहीं, वो जो एक्सपीरियंस है उनका वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो एसएमसी पे लगे हुए लोग हैं सर, वो कहां जाएंगे? उनके लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है। आपके हमारे विधानसभा क्षेत्रों में है,
मेरा सिर्फ इतना ही विषय है यहाँ पर, जब भी हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट, ये जो मैं एचपी बोर्ड वाला विषय बता रहा हूं सर, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई सिलेबस जो है बड़ा नहीं होता है, पढ़ने और पढ़ाने वाला बड़ा होता है। हमने देखा कई डीसीओ को, हमने देखा कई आईएएस, कई आईपीएस, कई लोग देखे यहाँ पर जो इतने बड़े एग्जाम क्वालिफाई करके भी फेल हो जाते हैं। हमने देखा है अपने पारिवारिक लाइफ में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने अलग अलग तरह पे। लेकिन एजुकेशन जो है वो हमारा हिमाचल खुद में अच्छी इम्पार्ट कर सकता है, तो हम दूसरे पे क्यों कर रहे हैं? ये जो आरडीजी वाला फंडा चलाया हुआ है सर, मेरा मानना है सिर्फ इतना ही है। ये मैं लास्ट में 2 शब्द बोल करके मैं वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग जो है वो खामखा का हवा ना बढ़ाएं। पंचायती राज चुनाव जो है वो आपने डिले किए, तो किसका दोष है? वो आपका ही है। हो जाते तो हो गए थे। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, हाँ वो फंड्स की कमी थी, हमें पता था, नहीं हो पा रहे, अब बचे हैं पैसे। तो मेरा ये सिर्फ इतना निवेदन है कि आरडीजी को ऐसा कोई बड़ा हो हल्ला ना बनाए। इसमें जो है वो भारत सरकार से हम ये मांग कर सकते हैं कि हमें जो है वो इस मद में ये स्कीमों में इतने इतने पैसों की जरूरत है, तो अपने आप जो है वो आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो यहाँ करने का है, जितने मंत्रीगण बैठे हुए हैं वो कहें माननीय मुख्यमंत्री जी को कि खामखा फाइलें ना अड़ा के रखें। ऐसा मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद सर। थैंक यू।